चलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। काफी टाइम से मैं वीडियो बना रहा था बुल्गारिया, पोलैंड और बाकी कंट्रीज के ऊपर। तो लोग कह रहे थे कि भाई क्रोएशिया का क्या अपडेट है, क्रोएशिया के ऊपर वीडियो बनाओ। क्रोएशिया के वर्क परमिट्स बहुत स्लो हैं, क्योंकि जो क्रोएशिया का 2022, 23, 24, 25 में हुआ है, 25 के मिड तक, और उसके बाद में क्रोएशिया बिल्कुल एकदम से बंद सा हो गया है। अभी हमें अप्लाई करना है, अभी क्या सिनेरियो है क्रोएशिया का, तो ये मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। एक नया अपडेट है, उसके बारे में आप लोगों को एलोबरेट करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और उनके साथ वीडियो को शेयर करना जिनको जरूरत है, जो अप्लाई करने वाले हैं या करना चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। आधी अधूरी जानकारी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, फिर आप लोग मैसेज या कॉल करोगे। ना तो हम वर्क परमिट प्रोवाइड करते हैं और ना हम जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज उसके रिगार्डिंग मैसेज ना करें। दूसरी चीज ये है कि लोग रात को 2 बजे वीडियो देखेंगे, 3 बजे देखेंगे, तो फिर कॉल कर देते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट चाहूँ तो मैं अटैच कर सकता हूँ, कॉल हिस्ट्री दिखा सकता हूँ कि लोगों की कॉल्स 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक इवन आ रही है। इस वजह से अगर किसी की जरूरत वाली चीजें हैं तो वो भी मिस हो जाती हैं। तो इस चीज का ध्यान रख के करो कि भाई गवर्नमेंट कोई मुझे सैलरी पे नहीं कर रही है 24 आवर्स की, और ना आप हमें पे कर रहे हो, ना हमारी कोई टीम है जो आप लोगों से पैसा लेके आप लोगों की सुविधाएं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है रात के 24 घंटे। अगर आप लोग चाहते हो कि 24 घंटे आप लोगों को सुविधाएं प्राप्त करी जाए, आप लोगों से बात करें, तो आप उसका भी पे करो, और हम लोग वो भी करेंगे, जो कि नहीं करते हैं। 6 साल हो गए, कोई पैसा लेके बात नहीं करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखो। काफी लोग जो होते हैं, जिन लोगों को एयरपोर्ट में प्रॉब्लम होती है, किसी और चीज की प्रॉब्लम होती है, वो पूछते हैं किसी को ऑफर लेटर वेरीफाई करवाना है, किसी को वर्क परमिट वेरीफाई करवाना है। हम किसी चीज का पैसा नहीं लेते हैं। वो उस चीज के लिए मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता उन लोगों को रिप्लाई कर पाना। आई होप ये चीज समझोगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्या अपडेट है। ठीक है, क्रोएशिया का फॉरेन वर्कर्स के लिए क्या अपडेट है, क्या सिचुएशन है, उसके बारे में बात करता हूँ। तो जो मेन अपडेट है, हम उसके बारे में बात करें उससे पहले मैं 1 मिनट ये बता देता हूँ कि क्रोएशिया 2022, 23, 24 और 25 के 2025 के कुछ महीनों तक काफी अच्छे वर्क परमिट्स क्रोएशिया के इशू हुए आए। बट सिनेरियो क्या रहा कि जो उसके बाद में है, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लेके आई, और फिर से वर्क परमिट्स काफी स्लो हो गए। जो लोग बाहर जाना चाहते थे, वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते थे, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई। वहाँ की कंपनी जो कि पुलिस स्टेशन में के थ्रू वर्क परमिट अप्लाई करती थी, क्योंकि वहाँ पे स्टेशन के थ्रू वर्क परमिट अप्लाई होते हैं। ऐसे पोलैंड में प्राइवेट चीफ ऑफिस है, ऐसे ही जो क्रोएशिया है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन से वर्क परमिट अप्लाई होते थे एक अप्रूवल लेके अथॉरिटी से। उसके बाद में सबमिशन किया जाता था रिलेवेंट पुलिस अथॉरिटीज में, और वहां से अप्रूवल आता था। उसमें भी काफी ज्यादा टाइम लगने लग गया, 3 महीने, 4 महीने। तो इस वजह से क्या सिनेरियो और क्या अभी रूल्स और चेंज करे गए हैं। बीच में ये आया था कि आप लोग को एक बार जब आप क्रोएशिया जाओगे, 1 साल के बाद आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। A1 या A2 तक कंपलसरी है। तो वो लोग भी चीज हुई। फिर उसके अलावा थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स वर्कर्स के लिए ईजी भी करी गई थी, तो वो भी रहा। फॉरेन वर्कर्स के लिए काफी अच्छी सुविधा भी उन्होंने करी। ऐसा नहीं, वो कंट्री का सोच रहे हैं। कंट्री में फिर वो चाहे आप हैं चाहे उनके सिटीजन हैं, दोनों को सोच विचार के ही वो फैसला करते हैं कोई। तो हम मेन अपडेट की तरफ आते हैं। तो अभी ये जो अपडेट है, इसके अकॉर्डिंग जो फॉरेन वर्कर्स के लिए रूल्स हैं, यहाँ की कंपनी के जो रूल्स हैं, उसमें कुछ चेंजेस हैं काफी बड़े, और कुछ स्टिकनेस वहां पे करी गई है। इसमें पहली स्टिकनेस क्या है? तो पहली स्टिकनेस ये है, यानी कि प्रोसेस को और ज्यादा अंदर से समझने की कोशिश करी जा रही है कि जो फॉरेन वर्कर्स हैं, फॉरेन वर्कर्स से हायर करने में, रिक्रूट करने में, क्या उनसे कोई फीस ली जा रही है, जो कि बेशक ली जाती थी। तो अब इस चीज पे ध्यान दिया जा रहा है कि जब जो कंपनीज हैं, सपोज मैं एक कंपनी हूँ और मुझे कोई फॉरेन वर्कर हायर करना है, तो मेरे को सबूत देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा वहां के अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को, कि मैं ये पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ इसके बिहाफ पे। तो क्या मैं इनसे कोई अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ, इस चीज के ऊपर निगरानी रखी गई है। इस चीज के ऊपर स्टिकनेस, ठीक है, इस चीज के ऊपर स्टिकनेस और की जा रही है, ताकि उस लोगों को, क्योंकि ये पास में होता आया है। एजेंसीज जो हैं, वो चाहे इंडिया में है या वहाँ की जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, वो 500 यूरो से लेके 3-3 हजार यूरो तक लेती आई हैं कैंडिडेट से, एजेंट से। फिर आगे एजेंट्स 5 लाख, 6 लाख में वर्क परमिट है, पूरा प्रोसेस जो है वो करती आए हैं, देती आए हैं लोगों को। क्या एप्लीकेंट या कोई एजेंसी उनसे कोई हैफ्टी अमाउंट चार्ज कर रही है? क्योंकि बेशक पैसा चार्ज कर रही है, तभी बंदा यहाँ पे आ रहा है। तो क्या जिसको जरूरत है, जिसको एक्सपीरियंस है, या जो कंपनी को जरूरत है, कंपनी को अगर जरूरत है, तो वो पैसा क्यों मांग रही है उससे 3,000 यूरो? अगर 150, 200, 250 यूरो खर्चा है, उतना आपसे लिया जाए, ना कि आप लोगों से 2,000, 3,000 यूरो ली जाए। तो गवर्नमेंट को इस चीज का पता है। गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान देने के लिए स्ट्रिक्टनेस करी है गवर्नमेंट ने, और अब अच्छे से ध्यान रखा जाएगा इन सब चीजों का। उसके बाद में जब कंपनी आपको, गवर्नमेंट को
जब कंपनी प्रूफ प्रोवाइड करेगी उसके बाद में वो टाइम लेते हुए के थ्रू वर्क परमिट अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर गवर्नमेंट स्ट्रिक्टनेस कर रही है या काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है ताकि फॉरेन वर्कर को प्रॉब्लम ना हो, वो ये है अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन और वर्किंग राइट्स, यानी जो वर्किंग उससे प्रोमिस किए गए हैं कि तुम यहाँ पे जब आओगे तुम्हें ये भी मिलेगा, तुम्हें ये भी मिलेगा, तुम्हें वो भी मिलेगा, या तुम्हें जो अकोमोडेशन मिलेगी उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस की जाएगी कि बंदे को सच में अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है या फिर उससे कोई फीस चार्ज कर रही है उस चीज़ को लेके। क्योंकि आप लोगों को सुनने को मिलता होगा एजेंट्स के थ्रू कि आप लोगों की अकोमोडेशन फ्री है, फूड का पैसा मिलेगा या फूड फ्री है। तो क्या सच में ऐसा हो रहा है? ये एप्लीकेंट सिर्फ 3000 यूरो, 4000 यूरो या एजेंट्स को 6-6 लाख रुपए दे रहा है सिर्फ वहाँ पहुँचने के लिए, जबकि कंपनी को ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ कंपनी वर्कर्स को यहाँ पे ला रही है ताकि वो किसी और कंट्री में मूव कर जाएँ। इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि वो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया था, क्या वो सच में कंपनी उन्हें प्रोवाइड कर पा रही है? तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये मतलब फॉरेन वर्कर्स जो वहाँ पे आएँगे उनके लिए ही सुविधा दी जा रही है। और इसमें ये भी है कि भाई वहाँ की कंपनीज़ देखो, अगर किसी को कोई फ़ायदा है तभी वो काम करेगा। अगर कोई कंपनी है उसको वर्कर्स चाहिए तो वो बुलाएगी, उसको पैसा चाहिए तो वो बुलाएगी। तो गवर्नमेंट देखना चाहती है कि भाई तुम्हें अगर ज़रूरत सच में है, तुम उसके प्रूफ प्रोवाइड करो और फिर उसको बुलाओ। और तुम उसको जो कंडीशंस बोल रहे हो कि तुम्हें ये मिलेगा, क्योंकि वीज़ा के टाइम पे तुम वो कंडीशंस सबमिशन करवाते हो एप्लीकेंट से, तो डॉक्यूमेंट्स देते हो तुम एप्लीकेंट को। तो क्या सच में वो चीज़ें तुम उसको दे पा रहे हो? फिर वो चाहे अकोमोडेशन है या फिर वो चाहे और भी सारी चीज़ें हैं जो तुम कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करते हो। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो स्ट्रिक्टनेस जिसके ऊपर गवर्नमेंट कर रही है। बाद में जो तीसरी चीज़ है जिसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस करी है उन्होंने, वो ये है कि सपोज़ एक कंपनी ने किसी क्लीनर को हायर किया है, ठीक है? और उसका एक्सपीरियंस क्लीनिंग का है ही नहीं। उसका एक्सपीरियंस है सपोज़ शेफ़ का या उसका एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रीशियन का। तो वो बंदा अब इंडिया में, अब जो इंडिया का मैं हूँ, इंडिया में जो मैं देखते आया हूँ, इंडिया में नेपाली का भी सबमिशन होता है, बंगालीज़ का भी होता था, बांग्लादेशी का, उसके बाद श्रीलंकन का भी होता था। तो अगर किसी का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन का है, वो फेक एक्सपीरियंस लेटर बनवा लेता था या सीवी में मेंशन कर देता था कि मेरा क्लिनिक का एक्सपीरियंस है। तो गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि जो वहाँ पे बंदे आएँगे, क्या वहाँ पे वो जॉब चेंज करते हैं, एक्चुअल जो रोल दिया गया है उनको, एक्चुअल जो पोज़ीशन है, या वो उसमें काम कर रहे हैं। अब कंपनी सपोज़ पैसा लेके बुला लेती है किसी को क्लीनिंग में, लेकिन उसको चाहिए इलेक्ट्रीशियन, तो जब टीआरसी अप्लाई करेगी, तो उसे प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो क्या वो उसका जॉब रोल जो है वो चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा, इस चीज़ पे सीक्वेंस करी जाएगी। उसके बाद में एक जो लास्ट पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को लास्ट देखना, नहीं देखोगे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, फिर आप लोग कमेंट्स करोगे या व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे। इससे अच्छा पूरी वीडियो देखो ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। लास्ट चीज़ है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि वो क्या है और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि उनको जो ज़रूरत होती है ना, वो होती है सीज़न के टाइम पे। और फिर वो चाहे माल्टा है, वो क्रोएशिया है, वो ग्रीस है, इनका सीज़न होता है समर, ठीक है? इनका यही सीज़न होता है। वो स्टार्ट होता है मार्च, अप्रैल से और सितंबर, अक्टूबर मैक्सिमम तक इनका सीज़न जाता है। तो जब उनको ज़रूरत होती है वर्कर्स की, वो सबमिशन सपोज़ करते हैं, उनको ज़रूरत है मार्च, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, मैंने बोला सितंबर, अक्टूबर, वो एप्लीकेशन करते हैं फ़रवरी में। तो फ़रवरी में वो सबमिशन करते हैं, उन्हें ज़रूरत है बंदे की मार्च में से या अप्रैल से मोस्टली, और वो आ पाता है जून में, जुलाई में। ठीक है? तो उस चीज़ के ऊपर भी उन्होंने बोला है कि भाई अगर आपको पता है आपको ज़रूरत है किसी एप्लीकेंट की, किसी वर्कर की ख़ासकर, तो आप उसकी एप्लीकेशन टाइम से करो। आपको पता है इतना टाइम लग रहा है वीज़ा प्रोसेस में, तो अगर आपको इस चीज़ के लिए, इस रोल के लिए बंदा चाहिए, आप उसकी एप्लीकेशन 2 महीने प्रायर करो, 2 महीने पहले करो। ठीक है? इस चीज़ के ऊपर भी अब जाँच जारी करी गई है, इस चीज़ के ऊपर भी स्टिंग्स करी गई है कि भाई अगर आपको सच में ज़रूरत है, आप पहले क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों 1 महीने पहले कर रहे हो या आप क्यों उस टाइम पे कर रहे हो, रेदर देन कि आप 3-4 महीने पहले करो कि आपका बंदा यहाँ पे अराइव हो पाए, वहाँ पे बंदा आपका पहुँच पाए। रेदर देन कि वो पहुँचना चाहिए अप्रैल या मई में, वो पहुँच रहा है जुलाई या अगस्त में, जब सीज़न खत्म होने वाला है। और जब सीज़न खत्म होने वाला होता है तो बंदे क्या करते हैं, जॉब उनको मिलती नहीं है। एम्प्लॉयर के पास जॉब नहीं है, एम्प्लॉयर कहाँ से देगा? बंदा वहाँ पे आ चुका है। फिर बंदे माइग्रेट करते हैं इधर-उधर, वो इल्लीगल हो गए, क्योंकि वीज़ा उन्हें मिला है क्रोएशिया का। फिर वो पुर्तगाल भागते हैं, माल्टा भागते हैं, ग्रीस भागते हैं, बुल्गारिया भागते हैं, जर्मन भागते हैं, फ्रांस भागते हैं, इटली, स्पेन, जो भी कंट्रीज़ हैं, इल्लीगली वहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं। या फिर वो क्रोएशिया में किसी और वर्कर के पास जाते हैं, वहाँ पे करते हैं। तो फिर प्रॉब्लम वहाँ की अथॉरिटीज़ को होती है, गवर्नमेंट को होती है। तो इन 4-5 चीज़ों के ऊपर स्ट्रिक्टनेस करी गई है
सुविधाओं के लिए फॉरेन वर्कर्स के लिए, कि फॉरेन वर्कर्स को प्रॉब्लम ना हो, प्लस उनका जो सिस्टम है पूरे कंट्रीज का वो चलता रहे, क्योंकि कंट्री को सबसे पहले अपना सिस्टम चलाना है ना, मैनेजमेंट अपना देखना है, ना कि इंडिया वालों को देखना है, पाकिस्तान वालों को देखना है, वर्कर्स को देखना है। अगर उनको जरूरत पूरी हो रही होती तो हमें क्यों हायर करते हैं वो, हमें इन द सेंस हमारे यहाँ के लोगों को हायर इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके मैनेजमेंट वर्क नहीं कर रही है प्रॉपरली, उनको बंदे चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनका कहना यही है कि भाई तुम्हें बंदा चाहिए, तुम टाइम से बुलाओ। तुम्हें अगर तुम उसको मेंशन कर रहे हो अकोमोडेशन का और बाकी सारे राइट्स का, बाकी सारी चीज़ों का जो कॉन्ट्रैक्ट में है, तुम वो दे रहे हो कि सच में नहीं दे रहे हो, इसमें भी एप्लीकेंट का फायदा। फिर उसके बाद में तुम कोई पैसा चार्ज कर रहे हो नहीं करो, इसमें भी एप्लीकेंट का फायदा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये करी गई तो एप्लीकेंट्स के लिए है ना, कोई गवर्नमेंट अपने लिए तो नहीं कर रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है इसके बारे में। अब यहाँ पे एक्चुअल जो हायर हो रहे हैं अभी यहाँ पे लोग, वो स्किल्ड हायर हो रहे हैं, इन द सेंस कि जिनको एक्सपीरियंस है, ये जो कंपनीज अच्छी हैं, जो गवर्नमेंट की जो जांच हो रही है, गवर्नमेंट की जो स्ट्रिक्टनेस है उससे निकल पा रही हैं और फिर अप्लाई कर रही हैं वर्क परमिट्स, उनको ही वर्क परमिट मिलेगा। और अभी क्या है, पहले दिल्ली की अपॉइंटमेंट भी इजीली नहीं मिलती थी, कोलकाता सबमिशंस होते थे, वहाँ की भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, मतलब मिल जाती थी, मुश्किल से मिलती। दिल्ली की तो अपॉइंटमेंट 25-25 30 हजार में मिलती है, मैंने देखा है। अब क्या है, दिल्ली के अपॉइंटमेंट्स इजीली अवेलेबल हैं, आप ओपन करो वेबसाइट वीएफएस की, क्योंकि वर्क परमिट्स ही नहीं आ रहे हैं इतने। जो पहले 10,000 वर्क परमिट आते थे, आज वो 1000 हो गए वर्क परमिट, या 1000 से भी कम हो गया। तो ये चीज़ भी है। तो जब गवर्नमेंट सारी चीज़ें करेगी, पोलैंड की तरह नहीं है ना, पोलैंड वैसे तो भाई बहुत, बट इन चीज़ों को पे ध्यान देना चाहिए, वो नहीं दे रहा पोलैंड। ऐसे ही यही है क्रोशिया, अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं, वर्क परमिट आ रहे हैं, वीजे भी लग रहे हैं, जिनके अगर 1000 वर्क परमिट्स आ रहे हैं सपोज, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, तो 1000 में से एक्चुअल वीजा रेशियो 70 से 80%, 85% का है, जबकि किसी भी कंट्री का वीजा रेशियो 90 100% नहीं होता है। मतलब जो एक्चुअल यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, शेंगन का पार्ट नहीं है, उन कंट्रीज में हमारी भी कोई कंपनी है जिसने हायर करने हैं 14-15 बंदे, उनमें से 15 में से 14 का वीजा लग जाए या 15 का भी लग जाए, पूरा 100% हो सकता है। यूरोपियन यूनियन में, शेंगन में हर बंदे को ओवरऑल इंक्लूड करके देखोगे तो वो नहीं है। तो इन चीजों के लिए खैर अभी गवर्नमेंट इन चीजों पे वर्क कर रही है, जारी किए हैं कई सारी चीजें, और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, आप सारी चीजें समझे होंगे। एंड वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैं क्रोशिया के ऊपर भी और जो अपडेट्स आएंगी, 1-2 वीडियो और लेके आऊंगा, और कुछ भी क्वेरी होती है कमेंट कर सकते हो, वहाँ पर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।